Now we come to another important part of this video, which is the list of important kings. So let me tell you that these kingdoms, which have extended for a long period of time, include a lot of kings. And because it is not possible for me to describe each and every king because of the time length, and eventually अगर मैं हर एक किंग के बारे में बोलने चला गया तो ये वीडियो काफी बोरिंग हो जाएगा. तो आई हैव जस्ट लिस्टेड द नेम ऑफ किंग्स. मैं बाद में एक एक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा. ऑल्दो यू डोंट नीड टू कीप ईच एंड एवरी किंग इन माइंड. हेयर आर द लिस्ट. इसमें से भी कुछ तीन चार ऐसे किंग्स होंगे जिनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है. अभी मैं बस ब्रीफ में नाम और डेट मेंशन करके दे रहा हूं. बाद में आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. तो ये जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट है ये हमें मिलता है. ये इवेंट या किंग्स के जो है हमें मिलता है हिमांशु प्रभा रे के द्वारा. तो हिमांशु प्रभा रे इज अ संस्कृत हिस्टोरियन, शी इज a scholar, she's an archaeologist as well. So according to her research based on various archaeological and numismatic evidence, she has given the list of these kings and the way and the chronological order of their ruling time. तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिमुका. सिमुका के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी. ये फाउंडर थे जिन्होंने कान्वा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को मारा था और इन्होंने ही फाइंड किया था. तो जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण मेंशंस दैट द आंध्रा डायनेस्टी रूल्ड फॉर 450 इयर्स स्टार्टिंग विद सिमुका. तो इनके बारे में ये कहा जाता है बाद में कि जो जैनी लेजेंड्स है, जैनिज्म के लेजेंड्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये बाद में इन्होंने अपने लाइफ के सेकेंड फेज में जैनिज्म अडॉप्ट किया. फिर उसके बाद ये टायरेंट बन गए और उसके बाद इनकी डेथ भी हो गई. तो अलग अलग जो है रूल्स, अलग अलग थ्योरीज कहा जाता है. ये बाद में ये भी कहा जाता है कि सिमुका वाज एक्चुअली सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर कान्हा. तो सिमुका के बारे में हमें इतना ही पता चलता है कि वो फाउंडर थे किंगडम के. उसके बाद उन्होंने कुछ जैना टेक्स्ट ये भी बोलते हैं कि उन्होंने बाद में जैनिज्म भी अडॉप्ट किया. उसके बाद हम आते हैं उनके भाई जो है किंग कान्हा पे. तो उन्होंने, हाँ, उनका जो रेन है वो 100 से 70 बीसी तक बताया गया है. तो कान्हा के बारे में ज्यादा हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है. ओनली वन ऑफ द फैक्ट कि जो नासिक में जो केव्स हैं उनमें केव नंबर 19 में एक एपिग्राफिक रिकॉर्ड मिलता है जो कान्हा, किंग कान्हा का एग्जिस्टेंस रिकॉर्ड करता है. यानी कि हमें कान्हा के बारे में पता चलता है नासिक के जो केव्स है उनमें से जो केव नंबर 19 है उसमें से हमें एक्चुअली कान्हा के बारे में पता चलता है. उसके बाद सतकर्णी द फर्स्ट, सतकर्णी द सेकंड, और फिर हम आते हैं गौतमी पुत्र शतकर्णी पे. तो गौतमी पुत्र शतकर्णी पे जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात तो पहले ये है कि ही वाज मेंशन्ड एंड कंसिडर्ड एज वन ऑफ दी, नहीं, एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी. तो इनके बारे में अच्छे से तो मैं बाद में बताऊंगा एक वीडियो में. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नोटिस व्हाइल रीडिंग हिज नेम इज, इन्होंने मेट्रिलिनियल डिसेंट से अपना नाम लिया था. जैसे बाकी के राजाओं में या बाकी के किंग्स में हम देखते हैं कि मेनी ऑफ देम टेक द नेम्स ऑफ देयर फादर्स, पेट्रिलिनियल डिसेंट होता है. इनका नाम था गौतमी पुत्र, जिसका मतलब ये होता है कि इन्होंने अपनी माताश्री के नाम से किंगडम रूल किया था. और कुछ कुछ फैक्ट्स ये भी कहते हैं कि बाद में इनकी तबीयत ना ठीक होने की वजह से इनकी माता ने भी इनके नाम पे कुछ साल रूल किया था. तो बिफोर गोइंग टू एनीथिंग अबाउट मिस्टर या फिर बिफोर गोइंग टू एनीथिंग अबाउट गौतमी पुत्र सतकर्णी, आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी, as well as he was considered as one of the most earliest kings who used the matrilineal order or who used the matrilineal chronology to rule the kingdom. इससे पहले हमें जितने भी किंग्स मिलते हैं सारे पेट्रिलिनियल डिसेंट पे मिलते हैं. ये पहले किंग थे जो हमें मेट्रिलिनियल डिसेंट पे मिलते हैं. तो ये कहा जाता है कि गौतमी पुत्र जो थे वो सतवाहना के पावर को इन्होंने रिवाइव किया था because the power for a period of time was actually diminished or destroyed by the invasions of the Saka community. तो जो साका, जो नोमैडिक इरानियन ट्राइब है, साका एक नोमैडिक इरानियन ट्राइब है जो बेसिकली ईस्टर्न यूरेशियन स्टीप से आए थे. बेसिकली ये लोग नॉर्थ वेस्ट से होके इन्होंने अटैक किया था. तो उस टाइम पे थोड़ी सी पावर कम हो गई थी सतवाहना की, या थोड़े से रूल, थोड़ी सी इनको दिक्कत हो रही थी. तो उस टाइम पे जब गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी आए तो उन्होंने उनको रिवाइव किया था.
गौतमीपुत्र श्री 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 शतकर्णी के बारे में एक और चीज भी ये कहा जाता है कि ही वॉज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर रिवाइविंग द ब्राह्मणा पावर। जो ब्राह्मणी का स्टेटस होता है या फिर जो एक एक्सटेंट है, मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी कास्ट बेस्ड prejudice here. I'm just saying what has actually been said about him, कि अगर आप एनसीईआरटी के बुक्स में पढ़ोगे इनके बारे में तो ये लिखा गया है कि गौतमीपुत्र श्री श्री शतकर्णी जो है उन्होंने बहुत हद तक वो ब्राह्मणी का स्टेटस जो है उन्होंने वो रिवाइव किया था। हमें बस उनके बारे में इतना ही जानना जरूरी है एज फॉर दिस वीडियो, because it would go on to be a very long video if I keep on telling and telling about him. So because he was such a great king, I'll make a different video on him. ठीक उसी तरीके से आफ्टर गौतमीपुत्र शतकर्णी एक और किंग थे जिन्होंने मैट्रिलिनियल डिसेंट में अपना नाम यूज किया था, एंड ही वाज वशिष्ठिपुत्र शतकर्णी। तो आफ्टर गौतमीपुत्र शतकर्णी द नेक्स्ट किंग दैट वी शुड टॉक अबाउट इज वशिष्ठिपुत्र शतकर्णी। ही यूज्ड द सेम मैट्रिलिनियल डिसेंट एज गौतमीपुत्र, एंड देन वी हैव वशिष्ठिपुत्री शतकर्णी। वशिष्ठिपुत्री, sorry, so I was already telling about you the sorry for the misinformation. After Gautamiputra Satakarni, the next king was Vasishtiputri Pulumavi. Vasishtiputri Pulumavi used the same matrilineal descent as Gautamiputra Satakarni. And then we have Vasishthiputra Satakarni. Vasishthiputra Satakarni was believed to be the brother of Yajnashri Satakarni. So Yajnashri Satakarni was considered as the last important king of the Satavahana dynasty. So इस किंगडम में हमें इतना ही जानने के लिए जरूरत है अभी एज ऑफ नाउ। आप किंग्स के नाम याद रख लीजिए एंड रिमेंबर द डेट, and I'll be making separate video on some of this. So now coming to the administration of the empire, the administration is a very important part if you look at some of the greatest empires of India or maybe some of the greatest empires of the world. So regarding the Satavahanas or the Satavahana dynasty, different theories were there. So one theory suggests that several shastras which mentioned that there were 6 levels of government. Okay, so the level or the layer was divided into 6 levels. So the first level would fall into Rajan, which were the hereditary rulers, and the next part would go to the Rajas, who were the petty princes or rulers who would struck coin in their own names. And उसके बाद हमें आते थे महारथीस। तो ये वो लैंडलॉर्ड्स की तरह होते थे जो आज के जमाने में जमींदार से तालुकदार की तरह हैं बेसिकली, और ये क्या करते थे कि ये विलेजेस ग्रांट कर सकते थे, एंड दे कुड मेंशन और दे कुड मेंटेन relations with the ruling family or the rulers over there. And then we have the Mahabhojas, then we have the Mahasenapati. तो ये एक और पद होता था महासेनापति। उसके नीचे जो सबसे लोएस्ट लेवल होता था जो सिर्फ एक अच्छा वॉचमैन का काम करता था, इट वाज दी महातलवरा। तो एक महातलवरा एक रूलर होता था। तो यानी कि हमारे पास 6 लेवल्स है, पहले राजन, फिर राजास, फिर महारथीस, फिर महाभोजास, फिर महासेनापति, फिर महातलावरा। उसके बाद अनदर record or another evidence that we have was that Gautamiputra Satakarni, and during his reign there was this bureaucratic structure. So what was this bureaucratic structure? It was that the ascetic communities or those who abstained themselves from sensual pleasures and everything, they were granted agricultural land. तो ये जो है हमें ये नासिक के केव 11 के 2 इंस्क्रिप्शन से पता चले हैं कि एसेटिक कम्युनिटीज को एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह भी उस टाइम पे डोनेट किए थे, ठीक है। ऑन एंड जो एसेटिक्स होते थे दे वुड एंजॉय एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस एंड दे वुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय द रॉयल ऑफिशियल्स। तो उस टाइम पे ये होना काफी बड़ा बात था, बिकॉज जनरली एवरीवन would be visited by royal officials and everyone would have to pay taxes except the ascetics. तो उस अकाउंट से तो हमें ये पता चलता है। एंड ऑल्सो अनदर थ्योरी says that the settlement was divided into 3 parts. तो 3 भागों में डिवाइडेड था। फर्स्ट वाज द नागरा और नगर हम जिसे बोलते हैं, तो वो सिटी होता था। उसके बाद जो टाउन एरिया होता था, मार्केट टाउन एरिया, जहां पे जो वैश्यास है वो ट्रेड करने आते थे, मतलब वैश्यास इन द सेंस मतलब वो जो 4 लेयर होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्र, उसमें जो कम्युनिटी जो ट्रेड करती थी, जो मर्चेंट क्लास थी, वो उनके लिए था निगम, जो कि मार्केट टाउन लेता था। और जो सब स्ट्राटा में एकदम सबसे लोअर स्ट्राटा में होता था उनको हम कहते थे गमा, यानी कि विलेज, जो कि ग्रामीण भी आप आजकल के जमाने में यूज करते हैं हम वर्ड। तो बेसिकली द सेटलमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सिटी, मार्केट टाउन एंड विलेज, हु वर इफेक्टिवली नोन एज नागरा, निगम एंड गमा। तो ये एक अलग सा जो है हमें पता चलता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।
उसके बाद certain coins that have been discovered from the Satavahana era, they also point out to the fact that the Satavahanas equally participated in trade, through agriculture, through exchange of commodities, Roman relations, Grecian relations as well, विद इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट. जब मैंने रोमन रिलेशंस कहा तभी आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि दे ट्रेडेड बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट एज वेल. तो एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे हमें ऑल्दो अलग अलग थ्योरीज मिलती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन.